महाराज जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम आचार्य सुधाकर व्यास है। आचार्य सुधाकर व्यास जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपके बारे में जानेंगे। आप यहाँ पे ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ कराते हैं, अपने जजमानों को लेके आते होंगे, पूजा पाठ कराते होंगे जो है। तो कोरोना के बाद से क्या लग रहा है? मतलब जजमान आने शुरू हो गए हैं या अभी कोरोना वाली स्थितियाँ? नहीं, जजमान आने शुरू हो गए हैं और अच्छे ढंग से पूजा पाठ भी सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये नई नई बातें सुनाई पड़ रही हैं कि कोरोना पुनः लौट आया है, तो उससे थोड़ा सा लोगों में सजगता आई है। लोग बड़ा हिसाब किताब से अपना रहते हैं, दूरी बना करके रहते हैं। और वैसे तो ये सिद्ध पीठ है, जो सती जी का 51 टुकड़ा हुआ था शरीर का, उसमें से ये पीठ महालक्ष्मी पीठ ये है। यहाँ महालक्ष्मी जी की वो नथिया गिरी थी, इसलिए इसे महालक्ष्मी पीठ माना जाता है। तो महाराज जी, जैसा आप बता रहे हैं, कोरोना के मतलब समय मंदिर 3 महीने के आसपास कुछ बंद था जो है, जितना हमें मालूम चला। उसके बाद से जैसे कोरोना ख़त्म हुआ जो है, उसके बाद पूजा पाठ वगैरह सब कुछ पहले जैसा होने शुरू हो गया। कोई जजमान, कोई भी, चाहे आपके जजमान हो या किसी दूसरे ब्राह्मण के जजमान हो, वो आके यहाँ पे अपनी पूजा पाठ कराना चाहते, तो पहले से सारी परिस्थितियाँ हो गई हैं। हाँ, हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज़ आप ये भी बता रहे हैं, जैसा हम मंदिर में जब घुसे जो है, तो घुसने के बाद हमें कहीं पे भी कोई मास्क लगाया नहीं दिखा, या ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि माँ का चमत्कार है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये माँ का चमत्कार तो है ही। यहाँ आज तक अभी मंदिर परिसर के एरिया में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। भले ही अगल बगल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे लोग मिले हों, लेकिन यहाँ माँ जी का ऐसा चमत्कार है, महालक्ष्मी का, कि यहाँ का वातावरण ही इतना शुद्ध है। यहाँ इतना अनवरत हवन होता है कि उस हवन के वातावरण से कोरोना का कोई डर यहाँ नहीं रहता। महाराज जी, हम अभी कुछ दिनों पहले गए थे, फिर उसके बाद हम बनारस गए थे जो है। तो बनारस में काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बन रहा था, पूरा अच्छा खासा रास्ता और बना रहे थे। तो आज जब हम यहाँ आए, तो यहाँ पे जब हम अंदर घुसते के बाद हमने भी देखा यहाँ काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है। अगल बगल जो पहले कई सारे दुकानें हुआ करती थी, घर हुआ करते थे, तो उनको तोड़ के यहाँ पे शायद एक बड़ा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, ये योगी सरकार की परियोजना है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इस परियोजना को आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या ये काम सही है? वैसे देखिए, योगी सरकार ने जो इस मंदिर के लिए कार्य किया है, विकास के लिए, वो कॉरिडोर जैसा जो बना रहे हैं, इससे इसका मंदिर का उत्थान और होगा। यद्यपि मान लीजिए कुछ समय के लिए जिन लोगों की यहाँ दुकानें थीं, घर था, उनको तकलीफ़ तो ज़रूर हुआ, लेकिन योगी सरकार ने मतलब जितने का उनका लागत था, उसका करीब 10 गुना 20 गुना दिया है। अच्छा, मुआवजा दिया है? हाँ, मुआवजा 10-20 गुना दिया है। सब लोग प्रसन्न हैं उस मुआवजा से। तो भाई, विंध्यवासिनी का एक ऐसा धाम स्थल है कि ये पास में बहुत, माने ये घना हो गया था। यात्रियों को आने में, जाने में, घूमने में, परिक्रमा लगाने में बड़ी परेशानी होती थी। और अब इसका जो सुंदरीकरण हो रहा है, इससे आम जनता, क्योंकि यहाँ हमारे पूरे हम यूपी की जनता आती है यहाँ, और एमपी की भी आती है, राजस्थान की भी आती है, माने हर प्रांत से लोग यहाँ आते हैं। तो अब इसकी जो व्यवस्था योगी सरकार में बन रही है, उसको बड़ा सराहनीय कार्य है ये। अच्छा, आपने कहा बहुत सराहनीय कार्य जो है। आने वाले अगले साल, मतलब 1 साल के अंदर अगली गर्मी में जो है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ चीज़ें उसको लेके भी पूरी की जा रही हैं, जो कार्य योजनाएँ बन रही हैं। जैसे कई सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अभी जो बनारस गए थे, बनारस में जो बलिया वाला एक्सप्रेसवे बन रहा था, गोरखपुर एक्सप्रेस बन रहा था, बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बन रहा था। तो योगी जी का काम कहीं ना कहीं दिख तो रहा है धरातल पे। योगी जी ने बहुत काम किया है। योगी जी काम भी कर रहे हैं। योगी जी हर समाज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को जोड़ रहे हैं। अब भाई, अपने अपने विचारधारा में जिसकी जो भावना हो अलग सोचे, लेकिन हमारे यहाँ की जो जनता है, यूपी की जो जनता है, वो योगी जी के कार्य से, प्रणाली से बहुत खुश है। अच्छा महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि अगर हम अंकों की बात करें, तो योगी सरकार के जो पूरा पिछला 4 साल, 4.25 साल का कार्यकाल भी था, उसको 10 में से अंक देने की बात करें, तो 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से कम अभी उनको हम 7 अंक तो ज़रूर देते हैं। किसी माने में देखिए, जहाँ तक मैं ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण समाज में घूमता हूँ, या ब्राह्मणों की जहाँ बैठक होती है, वहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि ये योगी सरकार जो है वो ब्राह्मणों की विरोधी सरकार है, ब्राह्मणों को तकलीफ़ दे रही है, ब्राह्मण नाराज़ हैं। ये 2022 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो खैर अपना अपना विचार है। और कुछ माने में लोगों का ये भी मानना है कि भाई, ब्राह्मणों के प्रति जो उनकी उदासीनता है, ये अच्छी नहीं है। नहीं, आपने तो एक ब्राह्मण का एक आरोप लगा दिया कि उनके ऊपर कुछ ब्राह्मणों की बात करें तो
विश्वनाथ वाली जो मंदिर बन रहा था, ये आपका विंध्याचली मंदिर बन रहा है, वहाँ अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, अयोध्या के किनारे वो जो दिवाली मनाना उन्होंने शुरू कर दिया। चित्रकूट की हम बात करें, चित्रकूट में उन्होंने हवाई अड्डे और कई चीज़ें बनाई। जितना मतलब हम फील्ड में निकलते हैं, लोग हमें बताते हैं जो है। तो इसके बाद भी क्या लगता है, मतलब एक यूपी की राजनीति की अगर बात करें तो यूपी की राजनीति में ऐसा कि ब्राह्मण जिस तरफ चले जाते हैं, चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे मुलायम जी की रही हो, या मौजूदा भाजपा सरकार या कल्याण सिंह की भी सरकार रही हो, तो ब्राह्मण जिधर जाते हैं सरकार उधर की लगती है। तो जो आपका रोष है, आप जैसा मैंने बता रहा, आपने 3 अंक काट रहे हैं, उन 3 अंकों में कहीं ना कहीं एक अंक ब्राह्मण के प्रति उनकी उदासीनता को लेके भी हो है। और एक बात मैं अभी भी बता रहा हूँ, जैसा कि हम लोग तो माने प्रत्येक क्षेत्र में घूमते हैं, तो जहाँ तक ब्राह्मणों की बात आती है, ब्राह्मण लोग यही कहते हैं, अरे छोड़ो ब्राह्मणों का तो उन्होंने वर्चस्व ही समाप्त कर दिया है। अच्छा। तो जैसे कि भाई देखो, ब्राह्मण और ठाकुर यही 2 वर्ग ऐसे थे जो कि भाजपा से जुड़े थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये भाजपा को छोड़ करके और किसी जगह जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन मतलब इस समय का जो वातावरण ब्राह्मणों के प्रति उदासीनता का भाव जो चल रहा है, इससे ब्राह्मण थोड़ा खफा है। नहीं, आपने ये जो कहा कि ब्राह्मण केवल भाजपा की तरफ जाते थे, हमें जहाँ तक लगता है, मतलब हम जितना फील्ड में घूमते हैं या जाते हैं, ब्राह्मण तो हैं ही हैं। ब्राह्मण सपा के साथ भी हैं, ब्राह्मण बसपा के साथ भी हैं, और ब्राह्मण कांग्रेस के साथ भी हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में आज तक जितने भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए, वो कहीं कहीं कांग्रेस ने ही दिया। बात ये है कि देखिए, ब्राह्मण सपा में भी गए, ब्राह्मण बसपा में भी गए, ब्राह्मण कांग्रेस में भी गए, लेकिन वही है कि जैसे 2 आना बसपा में गए तो 2 आना सपा में गए, 4 आना कांग्रेस में गए, 8 आना ब्राह्मण हमेशा भाजपा के साथ रहे। अच्छा। हाँ, वो आरएसएस का कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। ब्राह्मण और ठाकुर ये हमेशा आरएसएस के लोग रहे। अच्छा। अब ये है कि जो इधर 2 साल 1 साल से जो ये स्थिति चल रही है ब्राह्मणों के प्रति, इससे थोड़ा ब्राह्मणों के अंदर रोष है। ये कहीं ना कहीं योगी जी के साथ साथ मोदी जी की पे भी कहीं ना कहीं एक कटाक्ष है जो है। अगर हम बात करें ब्राह्मण लॉबी की, आपने आरएसएस की बात की जो है, आरएसएस में चाहे हम वो कुंभ की बात करें, हरिद्वार में अगले कुंभ लगने वाला है, अभी माघ मेला में हम घूम रहे थे जो है, तो वहाँ पे हम आरएसएस के कई सारे कार्यकर्ताओं से मिले, उनके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ रोष था। वो रोष हम जिस भी आरएसएस के व्यक्ति से मिला करते थे, वो कहीं ना कहीं वो विद्वान हुआ करता, विद्वान या तो किसी अच्छे मठ से रहा करता था, किसी अच्छे मंदिर से रहा करता था, संस्था से रहा करता था, और हमने जितना देखा कि लगभग 90% आरएसएस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत मिले या वहाँ से रिटायर्ड मिले। आपके भी संपर्क में जो लोग रहेंगे उसमें अधिकतर आपको कहीं कहीं वो किसी, अब आजकल देखिए आप, अगर ये आरक्षण जो है ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए माने अपने भाग्य की ही बात है, अन्यथा सरकार की तरफ से ब्राह्मण और ठाकुरों को नौकरी देने के लिए कोई चांसेज नहीं है। ब्राह्मण अपने बुद्धि और दिमाग या अपने पढ़ाई लिखाई से चाहे जो और वर्गों के लिए, भाई ब्राह्मणों के पास वो पैसा नहीं है कि वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख घुस दे करके या गलत काम करके किसी को अपना सर्विस ले सके। लेकिन और वर्ण जो है आरक्षण के नाते ही उनको जो है जहाँ अयोग्य हैं उनको भी वहाँ उस जगह पहुँचाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे देश की ये जो चाहे वो आपके स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था हो, चाहे हमारे और कहीं की व्यवस्था हो, उसमें थोड़ा सा कमी रह जाती है। हम लोग इससे थोड़ा सा नाराज़ हैं। नहीं वो तो ठीक है, नाराज़ है। इसी को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने जो आरक्षण में 10% का गरीबों के लिए आरक्षण लेकर, गरीब सवर्णों के लिए, उसमें ठाकुर भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, उसको कैसे देखते हैं? अब ये देखिए कि इसी जो अब जिला पंचायत सदस्य चुनाव, प्रधानी चुनाव है, अब इस बार सरकार यद्यपि देखिए सुप्रीम हाई कोर्ट का ये फैसला हो जाएगा कि 2015 का ही जो माप है वही रखा जाए। 70% केवल ओबीसी और एसटी के लिए रखा गया, ब्राह्मण ठाकुरों के लिए सामान्य कहीं किया नहीं गया। 70% क्या बल्कि 80% उन लोगों को आरक्षण में और ओबीसी में दे दिया गया। अब बताइए क्या है ये ब्राह्मण ठाकुरों के साथ अन्याय नहीं है, सवर्णों के साथ अन्याय नहीं है, तो क्या है ये? इसी के लिए याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। हाई कोर्ट 27 को पुनः फैसला देने वाला है। एक बात बताइए, जब एक सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को ये कह करके समाप्त किया था कि भाई जब तक इसकी पूर्णतया जांच न हो जाए तब तक किसी ब्राह्मण या ठाकुर के ऊपर SC ST का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने उसको संसद में पास करा करके लागू करा दिया। क्या मिला उनको? क्या है ब्राह्मण छात्रों के प्रति उनका प्रभाव? ये ब्राह्मण ठाकुर कहीं न कहीं सबसे बड़े कट्टर बीजेपी के ही तो वोटर रहे हैं, इसीलिए तो भोग रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि
इसका खामियाजा योगी पड़ेगा, केंद्र और राज्य दोनों को। सबको भोगना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। इसका खामियाजा जहाँ तक हमें भाई बातचीत लोगों के स्वभाव में जानने का, जहाँ बैठने उठने की बात चर्चाएं होती हैं, उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि लोग बहुत ही नाराज़ हैं। अच्छा, ब्राह्मण अगर मान लीजिए भाजपा से या आरएसएस से खफा है तो वो कोई ना कोई विकल्प तो सोच रहा होगा ना। आप जैसे समाज में उठते होंगे, विकल्प तो यही होगा ना कि भाई जब हम लोगों को भोगना ही है तो इससे अच्छा किसी को ही मायावती को ही वोट दे दो, अखिलेश ही को वोट दे दो। चलो जब वही भोगना है तो भुगतना है, भोगो। अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई अभी सुनने में आया, कल जी न्यूज़ कर रहा था कि ट्रेनें सब बंद हो गई। अब बताइए जिसका रिजर्वेशन है, जो जिसका शादी है, विवाह है, आने जाने वाले, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ आज साल भर तो लोग वैसे ही मर गए बिना खाए पिए। अब फिर तुम लॉकडाउन लगाते जाओगे, तुम ऐसे ट्रेनें बंद करते जाओगे तो तुम्हारा जो सरकार का भी तो नुकसान होगा ना। और जो सरकार का जो नुकसान होगा वो जनता के ऊपर ठेल देगी। जनता, गैस सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल दाम बढ़ गया, जनता कहाँ से लाएगी? अच्छा महाराज जी, चूँकि आपने बात किया अभी इसकी लॉकडाउन के लिए जो है, तो उसके पहले आपने आरक्षण की बात की थी जो है। आरक्षण आपने तो जो ये सामाजिक व्यवस्थाओं में बताया कि पंचायत चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव, इसको लेकर 10% आरक्षण को लेकर। आरक्षण को अगर नौकरी के क्षेत्र में संदर्भ में देखें तो उसको देखकर क्या लगता है कि 10% जो आरक्षण उन्होंने दिया नौकरी में ब्राह्मणों को, वो कैसा है? 10% जो आरक्षण ब्राह्मणों को मिला है वो भी तो उनको समय पर नहीं दिया जाता, केवल कहने को 10% आरक्षण। उसको रोजगार से जोड़ें, जब रोजगार ही नहीं है तो वहाँ आरक्षण का मतलब क्या है? जैसा कि कोई रोजगार नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी कोई रोजगार नहीं है। यहाँ ब्राह्मण नहीं, हम एक सामान्य की बात कर रहे हैं कि जब मोदी सरकार सब कुछ प्राइवेट करती चली जा रही है, सरकारी नौकरियों को कंपनियों को बेच रही है, तो नौकरियां तो रह नहीं गई, और प्राइवेट में कहीं आरक्षण है नहीं। का मतलब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। इस कंपनियों को बेचने को लेके, प्राइवेटाइजेशन करने को लेके आप क्या सोचते हैं? मतलब क्या ये मोदी सरकार करे सही है? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई साहब देखिए, हम किसी की निंदा नहीं करते किसी सरकार की। भले हम लोग जितने आशा और विश्वास के साथ मोदी जी को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, हम लोगों के आशाओं के वो प्रतिकूल निकला, हम लोग उसे अनुकूल नहीं मान सकते। हम लोग सोचे थे महंगाई पर अंकुश लगेगा, जनता सुखी रहेगी, सबको नौकरी रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ तो ज़मीन जायदाद जो जिसके हैं वो भी छीन लिए जा रहे हैं। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं ये एक्सप्रेस बन रहा है। अरे भाई, सब सड़कें और रेलवे लाइन बना दोगे तो पृथ्वी बढ़ेगी थोड़ी? इतनी जनता खाएगी कहाँ से, अन्न कहाँ से उगाएगी? ये बताओ, कहाँ से अन्न आएगा? सड़क में पैदा करेंगे। महंगाई की आपने बात की, तो महंगाई को सबसे अगर बेसिक चीज़ जो देखा जाता है तो पेट्रोल डीजल देखा जाता है। क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा हो, और डीजल, रसोई गैस देख लीजिए, ये तीनों चीज़ें मूलभूत आधार होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। किसी व्यक्ति के लिए ये रोज़ की दिनचर्या की चीज़ें हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो कहीं कहीं भाड़ा महंगा होगा, सब्जी भाड़ा महंगा होगा, सब हर चीज़ महंगा हो जाएगा। उसी के आधार पर भाई सब्जी महंगी, सब्जी भी तो लोग मंडी से भाड़ा करके ही लाते हैं, तो भाड़ा वाले जब ज़्यादा लेंगे तो सब्जी वाले दाम बढ़ाएंगे। तो क्या सुखी है जनता? हम तो कहते हैं कि किसी मायने में जनता सुखी नहीं है। अच्छा, कहने को मीडिया में आपने भी रिपोर्ट देखा, पेपरों में पढ़ा होगा जो है कि पेट्रोल मूल कीमत जो उसकी 36 रुपये लीटर है। और इस 36 रुपये पर लगभग 70 रुपये से ऊपर टैक्स ले रही है सरकार। तो क्या वो मतलब ये तो अंग्रेजों से भी गया गुजरा टैक्स हुआ। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। इससे अच्छा क्या अंग्रेजों का शासन था? अने लोगों ने तो अपनी बाइकें रख दी घर में बंद करके, दीमक लग रहे हैं उसमें, मुर्चा लग रहे हैं, क्या करें? कहाँ से लाए थे? ये एक रोज़मर्रा की चीज़ है। लोग जाते थे, कोई बीमार हुआ, सबके पास 4 चक्का वाहन थोड़ी है, लोग बाइक का सहारा लेते थे, साइकिल का। अब जो वो भी नहीं पेट्रोल डीजल रहेगा तो कहाँ चलाएंगे? ट्रैक्टर वाले ही क्या करें? अब किसान बेचारा तो परेशान है ना। आज तुम 80 रुपया 85 रुपया लीटर डीजल कर रहे हो, ट्रैक्टर जहाँ 100 रुपये बीघा जोता जाता था वहाँ 400 रुपये बीघा जुताई हो रही है। किसान कहाँ से 400 रुपया बीघा खेत जुतवाएगा? क्या पैदा करेगा? कहाँ से? डाई का कीमत बढ़ गया, यूरिया का कीमत बढ़ गया, जुताई का कीमत बढ़ गया, तो क्या करेगी जनता? बीज का कीमत बढ़ गया, तो किसान तो वैसे भी परेशान है। और ये आप जानते हो कि 60% जनता, 70% यहाँ भारत की किसान है, वो अपना कृषि से ही अपना जीवन बिताती है। ठीक है महाराज जी, अब बात करते हैं किसान, जिसको आपने किसान का नाम दिया। तो जो भी किसानों का आंदोलन चल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में, वो लगभग 3 महीने 4 महीने से बैठे हुए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस करा रही है, बाकी कम करा रही है। आरोप की बात नहीं है, ये तो कहने की तो पार्टियों की राजनीति है। वो कांग्रेस करा रही है, कहीं ममता सरकार करा रही है, कहीं वो करा रही है, कहीं बीजेपी करा रही है, तो राजनीति है। एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करना ये राजनीति का काम है। वस्तुतः स्थिति ये है कि किसान, सरकार का, राजा का ये धर्म है कि प्रजा जिस वस्तु में खुश रहे
राजा को उस कर्तव्य को निभाना करिए। आपके कार्य प्रणाली से यदि प्रजा दुखी ही है तो फिर राजा किस बात का। मतलब किसान कहीं ना कहीं आंदोलन सही कर रहे हैं। भाई वो अपनी दृष्टि में सही नहीं कर रहे तो इतने मरे क्यों। अच्छा, उनकी जो बेसिक मांग है, उनकी जो बेसिक मांग है, चलिए अब हमारी अच्छा, एक मिनट बस हम ख़त्म करना चाहेंगे। एक सुझाव अगर हम पूछें जो है कि अगर आप, चूँकि 1 साल बाद यूपी में चुनाव है, लोग बैठो, 1 साल बाद यूपी में चुनाव है, अगर आप योगी जी और मोदी जी को एक सुझाव देना चाहें कि वो ये कर लें तो ब्राह्मण खुश हो जाएंगे, वो क्या सुझाव होगा? भाई हमारा सुझाव यही होगा कि हम तो योगी और मोदी जी से यही करेंगे कि देखिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे शूद्र समाज हो, सबको समान भाव में लेकर के चलें, क्योंकि वो प्रजा उनकी है। प्रजाओं के साथ पक्षपात किसी के लिए करना ये उचित नहीं है। जो अब हमारे पहले धर्म के राजनीति में राजा लोग रहते थे, आप चाहे रघुवंश को देख लीजिए, चाहे यदुवंश को देख लीजिए, जो राजा होते थे वो केवल प्रजा जिसमें खुश रहे तो वो प्रजाओं की सम्मति का बात मान करके वो कार्य करते थे, तब उनकी जय जयकार होती है। प्रजा के राम की राज्य में ही देख लीजिए, चाहे कोई रहा हो, सबके साथ समान, बैर न कर काहू सर कोई, राम प्रताप विषमता कोई, कहीं समता विषमता थी ही नहीं, तब वो राम राज्य था।